1, 2, 3, come on. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैरियर श्योर विद अवधेश में। मैं हूं विशाखा शर्मा। लास्ट वीडियो में हमने नेशनल इनकम और जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी के बारे में जाना था, इनकी डेफिनेशंस देखी थी। आज हम कंटिन्यू करेंगे नेशनल इनकम पार्ट 2 में मेथड्स ऑफ मेजरिंग जीडीपी, कि जीडीपी को कैसे मेज़र किया जाता है। तो जीडीपी को मेज़र करने के 3 डिफरेंट वेज दिए गए हैं, हम पढ़ लेते हैं उन्हें। पहला क्या होता है, द प्रोडक्ट मेथड। In this method, the value of all goods and services produced in different industries during the year is added up. This is also known as the value added method to GDP or GDP at factor cost by industry of origin. यानी कि इस मेथड में क्या होता है कि एक साल में, फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी सबकी वैल्यू को एडेड अप किया जाता है। अगर हम देखें तो जितनी भी हमारा प्रोडक्शन होता है उसी पे ही लोगों को, मतलब उसी से ही इनकम होती है जितनी होती है। प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही लोगों को जॉब मिलती है और प्रोडक्शन से ही लोग आगे एक्सपेंडिचर करते हैं। तो जो प्रोडक्शन होता है वही एक तरीके से हमारा जीडीपी होता है। लेकिन जो जीडीपी एट प्रोडक्शन मेथड से जो हम जीडीपी निकालते हैं, ये किस पे होती है? ये होती है जो सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उस वैल्यू पे, यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो इंडस्ट्री में ओरिजिन के टाइम पे उसकी फैक्टर कॉस्ट थी सर्विसेज या गुड्स की, उसकी फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब जीवीए और जीडीपी में क्या अंतर हो गया? जो जीवीए है वो किस पे होता है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे ही होती है, और जो जीडीपी है वो क्या होती है? वो मार्केट प्राइस पे। जब फैक्टर कॉस्ट पे जो जीडीपी है उसमें क्या ऐड कर दिया जाता है? टैक्सेस। जो मार्केट में आने से पहले सामान पे टैक्सेस लगते हैं और उसमें क्या सब्सिडी माइनस कर दी जाती है। जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वस्तुओं पे वो माइनस कर दी जाती है, तो वो क्या हो जाती है? जीडीपी। तो अब हम ये देखेंगे कि फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन इंडिया इन दिस: एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, यानी कि कृषि और इससे संबंधित सर्विसेज जो होती हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, रियल एस्टेट एंड ओनरशिप ऑफ dwellings एंड बिजनेस सर्विसेज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। तो मतलब क्या हो गया कि जितनी भी प्रोड्यूस हुई हैं वस्तुएं या सेवाएं, उन सबको अगर हम ऐड कर दें एक साल के फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी प्रोड्यूस हुई हैं, तो ये क्या हो जाएगी? जीडीपी। अब इसका एक अगला नेक्स्ट मेथड क्या पढ़ेंगे हम? द इनकम मेथड। ठीक है, तो इनकम जो होती है वो भी एक तरीके से किस पे होती है? जितना भी, अब अगर हम टोटल इनकम को ऐड कर दें तो क्या हो गया? वो हमारे देश की आय ही हो गई। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इज मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी देश की बाउंड्रीज़ के अंदर वस्तुएं, सेवाएं उनकी उत्पत्ति हुई है, उसे क्या बोलते हैं? जीडीपी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था। तो हाँ, मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट वीडियो को ज़रूर देख लें अगर किसी ने नहीं देखी हो, क्योंकि उससे आपको जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो जीडीपी को मेजर करने का दूसरा तरीका होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है? द पीपल ऑफ अ कंट्री हु प्रोड्यूस जीडीपी ड्यूरिंग अ ईयर रिसीव इनकम्स फ्रॉम देयर वर्क। द जीडीपी बाय इनकम मेथड इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इनकम्स। जैसे मतलब इसमें होता है कि जो देश के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, देशवासी हैं, उन्होंने एक साल के अंदर जितनी भी उनको इनकम हुई है, वो चाहे किसी को खेती से हुई है, किसी ने कोई फैक्ट्री लगा रखी है उससे हुई है, किसी ने कुछ और उत्पादन किया है, कोई सर्विस दी है। ठीक है, जैसे कि किसी को नीचे दिया भी हुआ है वेजेज एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, किसी को इंटरेस्ट मिला है, प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट हुआ है, तो सबको अगर हम ऐड कर दें ऑल इनकम्स को, तो ये हो जाएगी हमारी जीडीपी। तो इसका तीसरा मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड।
Under expenditure method, national income is calculated first by adding up all the items of final consumption expenditure and final investment expenditure with the domestic economy. The resulting total is called GDP at MR. तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि जो खर्च होता है, अब खर्च भी इनकम में से ही होता है, इसलिए जो खर्च होता है टोटल वो लगा लो, और जो भी इन्वेस्टमेंट्स पे खर्च किया है। अब अगर हम अपनी ही बात करें कि इंसान की, जैसे उसकी मान लो कि सैलरी है 10,000 की उसकी सैलरी है, और उसने अपने घर पे 6,000 खर्च कर दिया पूरे मंथ में, और 4,000 उसने बचा लिया, चाहे उसने अपने बैंक अकाउंट में बचाया या अपने पास रखा हुआ है कैश में, या उसने क्या किया है कि कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये अगर हम उसका खर्चा प्लस उसकी इन्वेस्टमेंट जोड़ लें तो उसका क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, वो टोटल उसकी इनकम है। तो इस मेथड में क्या होता है कि टोटल खर्चा, यानी कि जो हमारे पूरे देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनके टोटल खर्चे, गवर्नमेंट के खर्चे, तो टोटल फाइनल खर्चों को प्लस क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट्स को उसमें प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो हमारी जीडीपी निकल के आ जाएगी, और इसे क्या बोलेंगे, द रिजल्टिंग टोटल इज कॉल्ड जीडीपी एट एमआर, यानी कि जीडीपी एट मार्केट रेट। अब जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेटिंग नेशनल एक्सपेंडिचर इज नेशनल इनकम, ये हमने जीडीपी जब लास्ट वीडियो में कैलकुलेट की थी, हमने वहाँ पे भी देखा था। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, वेयर सी क्या है, सी है कंजम्पशन, जो जिनका लोगों का, जो हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन है, उसका जो भी कंजम्पशन होता है उसको हम सी से दर्शाते हैं। आई टोटल इन्वेस्टमेंट्स, जी हो गई हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, एक्स एक्सपोर्ट और एम इम्पोर्ट्स। तो नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स मतलब एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, अगर मैं सीधे टर्म्स में बोलूँ तो डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जिसे हम अपने आप पे खर्च कर सकते हैं। यानी कि अगर मानो कि मेरे को मंथ में 20,000 की इनकम हुई, या किसी को 50,000 की इनकम हुई, कुछ भी हुई, मंथ के लास्ट में हमें फाइनेंशियल के लास्ट में टैक्स भरना पड़ता है। तो टैक्स देने के बाद जो हमारे पास अपने यूज़ के लिए इनकम बचती है उसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम, मतलब कि जो भी किसी व्यक्ति को पर्सनल इनकम हुई है माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब इसमें इनकम टैक्स भी हो सकता है, बाकी डायरेक्ट टैक्सेस भी हो सकते हैं। तो जो पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस घटाने के बाद जो भी हमारी इनकम हमारे पर्सनल यूज़ के लिए बच जाती है उसे क्या हम बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट, ग्रीन इकोनॉमी। This is the economy which deals with the environmental risks and ecological scarcity, and also an economy that aims for sustainable development without degrading the environment। यानी कि अगर मैं सीधे टर्म्स में बोलूँ तो हम ये बोलेंगे कि अर्थव्यवस्था का भी विकास हो रहा है, पर्यावरण का भी विकास या संरक्षण हो रहा है। यानी कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था इस तरीके से ग्रो करे कि पर्यावरण का नुकसान ना हो, जैसे कि आज के टाइम में आप देख ही रहे हो कि पानी का, पेड़ों का और भूमि का हर तरीके से डिग्रेडेशन ही हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। पानी का मिसयूज़ हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, वन काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगी समाज के लिए, लोगों के लिए। तो अगर हम ऐसे अर्थव्यवस्था का विकास करें जिससे क्या हो कि हमारी जो पर्यावरण है उसका भी विकास हो, उसका भी संरक्षण हो। अब इसका संरक्षण कैसे किया जाता है, जैसे अब तक आपने देखा होगा कि अभी पवन चक्कियों से विद्युत बनाई जाती है और सोलर ऊर्जा बनाई जा रही है, या हम पेड़ लगाएं या भूमि में नेचुरल खाद डालें जो गोबर की खाद होती है, जिससे कि भूमि का भी संरक्षण रहे, और हरी खाद का प्रयोग करें, पानी की बचत करें, प्लास्टिक का कम उपयोग करें। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे
पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। तो अगर कोई इकोनॉमी ऐसे ग्रो करती है जिससे कि उसके पर्यावरण का भी ग्रो हो रहा है, इकोलॉजिकल भी ग्रो हो रहा है, तो उसको कहते हैं ग्रीन इकोनॉमी। अब नेक्स्ट टर्म है ग्रीन जीडीपी। इट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ नेट नेचुरल कंजम्पशन, मतलब क्या हो गया कि ग्रीन जीडीपी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम जीडीपी में से क्या घटा दें, जो प्राकृतिक संसाधनों की खपत हुई है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हम खानों में से माइनिंग हो रही है, मिट्टी की माइनिंग हो रही है, कोयले की माइनिंग हो रही है, गोल्ड या कोई भी और अभ्रक हुआ, पेट्रोलियम हुआ, मतलब जो भी हो रहा है कि हम अपने उत्पादन में तो लगा लेते हैं, जीडीपी में तो लगा लेते हैं कि इससे इतनी आय हुई इस साल में हमें, लेकिन हम ये नहीं लगाते कि उससे हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ। अब पर्यावरण के नुकसान की भी तो कोई वैल्यू होती है ना। अब जैसे आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि जो हमारा वातावरण है वो बहुत दूषित रहने लग गया था, तो उसके लिए भी बहुत सारे फिर कदम उठाए जाते हैं जिससे कि लोगों को नुकसान ना हो। इतना ज़्यादा वातावरण में धुआं सा रहने लग गया था, बहुत प्रदूषण रहने लग गया था, प्रदूषण का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था। तो इस प्रदूषण से निपटने के लिए बहुत सारे इंतज़ाम किए जाते हैं। या हमारे जो नदियाँ हैं वो इतनी गंदी हो गई थी कि उनके लिए भी पता नहीं कितने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना पड़ता है, तो जिससे कि उन्हें साफ़ किया जा सके। तो इसे क्या कहते हैं, ग्रीन जीडीपी का मतलब होता है कि अगर हम अपनी जीडीपी में से जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों की खपत है उसका मौद्रिक मूल्य लगाएं, यानी कि उनका जो डिग्रेडेशन हुआ है उसका मौद्रिक मूल्य लगाएं कि इनका इतना डिग्रेड हो गए है, उसको माइनस करने के बाद जो हमारा जीडीपी निकलता है उससे हम कहते हैं ग्रीन जीडीपी। ठीक है। अब वही है कि अब अगर हम बोलें जीडीपी माइनस ग्रीन कैपिटल इज इक्वल टू ग्रीन जीडीपी। ग्रीन कैपिटल मैं आपको बता ही चुकी हूँ, पानी है, खाने हैं, पेड़ जंगल हैं, बाकी जितने भी प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनका उपयोग किया जा रहा है उनको बोलते हैं ग्रीन कैपिटल। तो अब हम आगे देखते हैं प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। सबसे पहले देखेंगे ब्लैक मनी। ब्लैक मनी में आपको पहले ही जो टर्म्स पढ़ाई थी उनमें पढ़ा चुकी हूँ कि जो पैसा किसी इंसान ने छुपाया हुआ है, डिक्लेयर नहीं किया है, जिस पर टैक्स नहीं दिया है, उसको बोलते हैं ब्लैक मनी। यानी कि ऐसा पैसा जिसे सरकार को डिक्लेयर ही नहीं किया गया, कहीं पे दिखाया ही नहीं गया कि ये कमाया गया है, उसको छिपा लिया गया है, तो वो ब्लैक मनी कहलाता है। अब ब्लैक मनी जब दिखाया ही नहीं है पैसा तो वो जीडीपी में कैलकुलेट ही नहीं हुआ। अब लाइक वो इनलीगली हो गया एक तरीके से। अब जब जीडीपी में कैलकुलेट ही नहीं हुआ पैसा तो जीडीपी की वैल्यू मतलब कम है। अब अगर हम अपने देश की बात करें, पता नहीं कितने लोगों के पास ब्लैक मनी है, पर ईयर की अगर जीडीपी हमारी कैलकुलेट हो रही है तो उसमें वो ब्लैक मनी कैलकुलेट ही नहीं हुआ तो जीडीपी की वैल्यू कम आ रही है। तो इससे मतलब परफेक्ट एक जो जीडीपी की वैल्यू आनी चाहिए वो एकदम आ नहीं पाती। एस्टीमेट जो होते हैं एक तरीके से पूरे सही नहीं हो पाते। तो ब्लैक मनी में हम देखेंगे इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक स्मगलिंग एंड अनरिपोर्टेड इनकम ड्यू टू टैक्स इवेजन एंड करप्शन आर outside the GDP estimate. Thus parallel economy poses a serious hurdle to accurate GDP estimates. यानी कि जो छुपाए हुए पैसे की वजह से, इलीगल एक्टिविटी की वजह से कमाए हुए पैसे के कारण जो उसकी जीडीपी के एस्टीमेट एकदम एक्यूरेट नहीं आ पाते। ठीक है। अब इसका दूसरा एक हर्डल क्या है, क्या प्रॉब्लम है जीडीपी जो एक्यूरेट मेजर नहीं हो सकती, उसका है एक नॉन मोनेटाइजेशन। In most of the rural economy, considerable portion of transaction occurs informally and they are called as non-monetized economy. This keeps the GDP estimates at lower level than the actual. तो जैसे मतलब आपने देखा भी होगा कि जो रूरल इकोनॉमी है, जो ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में क्या होता है कि बहुत सारे काम जो होते हैं ना वो जैसे थ्रू बैंक्स नहीं होते या थ्रू पेपर्स नहीं होते, वो कैसे चलते हैं इनफॉर्मली। जैसे कि वहाँ पे कोई सेठ साहूकार बैठा होगा, वहाँ पे लोग उससे पैसे मांगने आएंगे इंटरेस्ट पे, वो 5% 8% जो भी उसने अपना लगा रखा है उस पर उन्हें पैसा देगा और जो उसका इंटरेस्ट आएगा वो अपने पास रख लेगा।
यानी कि वो कहीं पे एक तरीके से वो वही हो गया, ब्लैक मनी टाइप सी हो गया कि वो कहीं पर डिक्लेयर ही नहीं हुआ, या बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो इनफॉर्मली चलती हैं ऐसे क्षेत्रों में। रूरल में क्या, अर्बन में, रूरल अर्बन सब जगह ही चलती हैं। तो तो इन ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं, नॉन मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। तो इससे क्या होता है कि जो जीडीपी के एस्टीमेट्स आते हैं वो लोअर लेवल पे रहते हैं, यानी कि एक्चुअल नहीं आ पाते। अब नेक्स्ट है ग्रोइंग सर्विसेज सेक्टर। तो मैनी सर्विसेज मतलब बहुत सारी सर्विसेज लाइक बीपीओ, लीगल कंसल्टेंसी, हेल्थ सर्विसेज, फाइनेंशियल एंड बिजनेस सर्विसेज एंड सर्विस सेक्टर एज अ होल। किस पे एक्यूरेट रिपोर्टिंग, यानी कि वो एक्यूरेट रिपोर्टिंग नहीं करते कि हमने कितना कमाया है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उससे नेशनल इनकम के जो एस्टीमेट्स है वो अंडर एस्टिमेटेड ही रह जाते हैं, यानी कि जीडीपी की वैल्यू कम रह जाती है जितनी होनी चाहिए। अब कई बार जीडीपी की वैल्यू ज़्यादा भी हो जाती है। वो कैसे होती है कि डबल काउंटिंग हो गई हमारे उत्पादों की, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि हमने देशवासियों ने देश में जो भी प्रोडक्शन किया है अगर वो 2 बार गिन लिया जाए। अब 2 बार कैसे गिन लिया, जैसे कि आप किसी भी चीज़ की बात कर रहे हो कि कृषि उत्पाद है कोई है, लाइक टमाटोज़ हैं, टमाटो का उत्पादन जहाँ पे हुआ उनको वहाँ पे भी काउंट कर लिया कि इतने के टमाटर प्रोड्यूस हुए हैं। अब क्या हुआ कि अब टमाटो आगे जाके चलो मंडी में लोगों ने ऐसे ही बिक गए, वो तो ठीक है, लेकिन अगर उनसे कोई उत्पाद बना, लाइक टमाटो केचप बन गया उनसे, तो फिर उसका जो केचप की जब बॉटल्स रेडी हो गई या पाउच रेडी हो गए, जब वो रेडी हो गया उत्पाद, तो उसको फिर वहाँ पे भी कैलकुलेट कर लिया गया कि इसकी टोटल वैल्यू प्रोडक्ट की कितनी है। तो वो एक बार जब कृषि उत्पाद था वहाँ पे भी कैलकुलेट कर लिया गया, और जब एक बार वो फाइनल प्रोडक्शन में आया कहाँ पे, टमाटो केचप बन के, वहाँ पे भी उसको कैलकुलेट कर लिया गया। तो इससे क्या हो गया, उसको 2 बार कैलकुलेट कर ली गई उसकी वैल्यू। तो इससे क्या हो गया, जीडीपी बढ़ गया हमारा, जितना उसकी वैल्यू एक्चुअल होनी चाहिए थी वो एक्यूरेट नहीं आई, यानी कि उसकी वैल्यू डबल काउंट हो गई। तो ऐसे कई सारी चीज़ों में, कई सारे उत्पादों में, क्योंकि अलग अलग तो शो करना वो नहीं है कि इतने टमाटर लोगों ने खाने में यूज़ किए, भाई इतने टमाटर उसमें यूज़ किया। तो इसका ये बिल्कुल एस्टीमेट सही है ना, सही नहीं है, लेकिन लगाने की कोशिश करते हैं जो हमारे अर्थशास्त्री हैं कि इतना प्रोडक्शन में यूज़ हो जाएगा, इतना लोगों के सीधे कंजम्पशन में यूज़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू आनी बड़ी मुश्किल होती है। तो ऐसे डबल काउंटिंग से भी क्या होता है, जीडीपी एकदम करेक्ट नहीं आ पाती। अब हम देखेंगे कि नेशनल इनकम के एस्टिमेशंस जो है इंडिया में, जो नेशनल इनकम को मेज़र जो पुराने टाइम से कैसे कैसे किया जाता था। तो फर्स्ट अटैम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाज मेड बाय दादा भाई नौरोजी इन 1867-68। जो फर्स्ट अटैम्प्ट था दादा भाई नौरोजी द्वारा नेशनल इनकम को मेज़र करने का, वो 1867-68 में किया गया था। हु एस्टिमेट्स पर कैपिटा इनकम टू बी ₹20। तो उन्होंने क्या एस्टिमेट किया था कि पर कैपिटा इनकम उस टाइम पे 67-68 में कितनी थी, 20 रुपये। अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है, अगर हम देश की जो नेशनल इनकम होती है 1 साल की, उसमें से देशवासियों की संख्या को भाग दे दें, यानी कि टोटल नेशनल इनकम बाय हमारी टोटल पॉपुलेशन, तो पर व्यक्ति की, यानी कि हमारे देश के पर व्यक्ति की जो 1 साल मतलब इनकम निकल के आती है पर ईयर की, वो क्या कहलाती है, पर कैपिटा इनकम। इसे हिंदी में प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तो उस टाइम पे पर कैपिटा इनकम कितनी थी, 20 रुपीज़। अब इन्होंने तो ऐसे ही, कोई साइंटिफिकली नहीं था, रफली निकाला था दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद फर्स्ट साइंटिफिक मेथड वाज मेड बाय प्रोफेसर VKRV राव इन 1931-32। अब साइंटिफिक मेथड मतलब कि उन्होंने लोग जगह जगह जाके देखा होगा, लोगों से बात की होगी कि उनको कितनी इनकम हो रही है, तो इसलिए उन्होंने साइंटिफिकली मेथड से इनकम निकालने की कोशिश की VKRV राव ने 1931-32 में। पर ये भी मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी लोगों, मतलब आगे कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उसके बाद फर्स्ट जो ऑफिशियल अटैम्प्ट मेड हुआ था वो कब हुआ था, एक कमेटी के द्वारा, जिसके हेड कौन थे, महालनोबिस।
पीसी महालनोबिस जो थे उन्होंने 1949 में एक कमेटी को हेड किया था, उसने अपनी रिपोर्ट दी, वो जो नेशनल इनकम का मेजर का जो फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट माना जाता है। तो इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी वो 1954 में दी। तो इन्होंने दी, अब मैं अपनी रिपोर्ट में बताया कि नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वॉज ₹8710 करोड़। जो नेशनल इनकम थी उस टाइम पे कितनी थी? 8710 करोड़ रुपए, 8710 करोड़ रुपए। एंड पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई थी? 225। किसमें? 1948-49 में पर कैपिटा इनकम हो गई 225 रुपये। अब इन इंडिया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन 1949, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है 1949 में उसको रीनेम्ड कर दिया गया है। अब क्या? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। वो क्या करता है? वो नेशनल इनकम को फॉर्मुलेट करता है, यानी कि जो हमारे देश की नेशनल इनकम का आकलन किया जाता है पर ईयर, उसको कौन करता है? उसका आकलन कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकीय दफ्तर। अब हम CSO के बारे में जानेंगे, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में। ये कब सेटअप हुआ था? 1949 में। और इसकी क्या है? इट इज़ वन ऑफ द टू विंग्स of the National Statistical Organization NSO along with National Sample Survey Office NSSO। तो इसकी क्या है? दो विंग है, एक है CSO जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी दो विंग है CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO एंड NSSO एक ही तरह है, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अब ये क्या करते हैं? इट्स एक्टिविटीज़ इंक्लूड कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स। जो ये CSO है हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये क्या करते हैं कि जो देश के अकाउंट्स होते हैं उनको कंपाइल करते हैं, एनुअल सर्वे कंडक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ का, इकोनॉमिक सेंसस, यानी कि जो इकोनॉमिक सेंसस होती है भारत की, कंट्री की, उसको भी कंडक्ट करते हैं, यही देखते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सेंसस को कहते हैं आर्थिक गणना। कंपाइलेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हुआ साल में, उसका भी कंपाइलेशन करते हैं ये। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडाइसिस का, जो कंज्यूमर प्राइस इंडाइसिस होते हैं क्या होते हैं? CPI का मतलब होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो वस्तुओं के रेट्स में मतलब बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, जो भी उनमें अंतर आ रहा है उसको कहते हैं CPI। यानी कि ये उस CPI का भी, CPI को भी देखते हैं कि रेट घट रहे हैं साल में या बढ़ रहे हैं। CPI मतलब रेट्स की माप की जाती है। हाँ, इट ऑल्सो डील्स विद वेरियस सोशल स्टैटिस्टिक्स, ट्रेनिंग्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन etc। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO was set up in 1950 for conducting large scale sample survey to meet the data needs of the country for the estimation of national income and other aggregates। अब NSSO क्या करता है? NSSO जो होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये क्या करता है? इसमें क्या होता है, जो इनके कर्मचारी होते हैं वो सैंपल लेते हैं जगह जगह जाके। अब आप ये सोचते हो कि आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, भाई आर्थिक सर्वेक्षण कैसे हो गया, कैसे सर्वे कर लिया लोगों ने? तो वो क्या करेंगे? वो फील्ड्स में जाके, कई बार आपने देखा भी होगा कि लोग आपके पास आते हैं, जो शॉपकीपर्स आते हैं, उनसे पता करते हैं कि भाई तुम्हारी चीज़ों के दाम अब कितने हैं, पहले कितने थे। या जगह जगह जाके लोगों कई बार जब आर्थिक सर्वे किया जाता है, आर्थिक गणना की जाती है, तो वो अपने पास एक सूची लेके आते हैं, उसे भर के ले जाते हैं, भाई आपकी इनकम कितनी है, आप किन चीज़ों पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आपके घर में क्या क्या चीज़ है, तो इस सब का वो सर्वेक्षण करते हैं।
तो इसीलिए इनको कहते हैं सैम्पल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैम्पल सर्वे। ये एक तरीके से फील्ड में जाके सैंपल लेते हैं जिससे कि सही आर्थिक गणना हो सके चीज़ों की। ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ में जाके तो जो NSSO है वो क्या करता है, सर्वे करता है, मीट द डाटा नीड्स ऑफ द कंट्री फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड अदर एग्रीगेट्स। यानी कि नेशनल इनकम और अदर एग्रीगेट्स को निकालने के लिए क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। तो इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन 1970 बाय ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सर्वे वर्क अंडर अ सिंगल एजेंसी नॉन एज NSSO। 1970 में इसको रिकॉग्नाइजेशन मिला, कैसे कि सारा सर्वे वर्क एक सिंगल एजेंसी यानी कि NSSO को सौंप दिया गया। NSSO अंडरटेक्स द फील्ड वर्क ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इन द होल कंट्री। तो NSSO क्या करता है, एनुअल सर्वे करता है इंडस्ट्रीज का पूरे देश में। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही है। तो मुझे लगता है आज का सेशन आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच कि आपने पिछले जितने भी हमने वीडियोस दिए हैं उन पे आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो मैं यही कहती रहूँगी कि आगे बहुत जल्दी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय द लर्निंग। तो बने रहिए हमारे साथ कैरियर श्योर विद अवधेश के साथ। तो ऐसे वीडियो अच्छे वीडियो आपके लिए, आपके पढ़ते रहने के लिए, आगे तैयारी करते रहने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।